हाँ हेलो गाइस। अब मैं तीसरा लेक्चर है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का। यार 3 लेक्चर में तो ख़त्म नहीं होने वाला प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। थोड़ा टाइम लग जाएगा। 1-2 लेक्चर और चलेंगे इसमें। हमने बाकी जहाँ तक पढ़ाई कर रखा था उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमने ख़त्म कर लिया ऑलमोस्ट पूरा मेंडल का जो ला था, हमने टोटल मेंडल लॉस ख़त्म कर लिए थे। अब हम 4.3 में पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको उस दिन समझा दिया था। यहाँ पे हमने आगे जो हमने पढ़ाई कर रखे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे वन जीन से रिलेटेड, मतलब टॉल डॉफ से लेकर के हमने सीड व्रिंकल के राउंड येलो तक पढ़ा। ये सब हमने वन जीन पढ़े। आज जो हम पढ़ाई करेंगे इसमें पढ़ाई पढ़ हम करेंगे, समझेंगे कि 2 जीन के साथ हमने उसको क्रॉस करवा रहे हैं। अच्छा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से सारे हम पढ़ लिए थे ऊपर में। आज हम पढ़ाई करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देखो, यहाँ से देखो द मेंडल ऑल्सो वर्क विथ एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफरेंट इन द टू कैरेक्टर एज सीन इन द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैज सीड विथ येलो कलर एंड। इसमें हम देखिए, इसमें मैंने पहले पौधा, हम पहले 1 जीन तक पढ़ाई कर लिए थे, इसमें हम 2 जीन की पढ़ाई कर रहे हैं। जीन इसमें 2 रहेगा। अब देखो यहाँ पे दिया है क्या, सीड विथ येलो कलर। यहाँ पे जो सीड का कलर लिया हुआ है येलो, और सीड का शेप भी ले रखा है राउंड। ठीक है, और दूसरा जो सीड लिया है उसका कलर क्या लिया है, ग्रीन, और उसका शेप क्या लिया है, रिंकल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 जीन पे अब काम करेंगे। मेंडल पहला 1 जीन पे काम किया, उसका पूरा चला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप आ रहा था जो कि मल्टीपल एलीज रख रहे थे, जिसमें ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप आ रहे थे, ए बी ब्लड ग्रुप आ रहे थे। ये सारे हमने उसमें पढ़कर देख लिया। अब हम जो काम कर रहे हैं दूसरा 2 जीन के साथ काम कर रहे हैं। मतलब मेरे पास जिन दो रहेंगे। एक मतलब कि एक जो हमने रखा था ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, उसके अंदर हमने सिर्फ एक जीन को रखा था। अब हम जो काम करेंगे उस पर 2 जीन रखेंगे, जिसमें आ रहा है येलो कलर राउंड शेप, और दूसरा क्या आ रहा है, ग्रीन कलर रिंकल शेप। तो मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग द पेरेंट हैड अ येलो कलर एंड राउंड शेप सीड। अब बोलते हैं यहाँ पे कि फिगर 4.7 में अगर आप जाके देखते हो तो वहां पे आपको सारा देखने के लिए मिलेगा। ठीक, वो फिगर 4.7 मैं फिगर से समझा दूंगा, बाकी यहाँ पे एनसीईआरटी लिखी है, आप उसमें देखना, कुछ खास नहीं है। बस खास यहाँ पे यह बात याद रखना कि जो वाई है वो डोमिनेंट है येलो के लिए, सीड कलर के लिए, और जो स्मॉल वाई है वो है रिसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए, और जो आपका आर है वो राउंड शेप के लिए है, और स्मॉल आर रिंकल शेप के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, आगे देखो, यहाँ पे लिखता है कि द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन बी रिटन एज, जो जीनोटाइप का जो पेरेंट का है वो लिखने हैं, जिसमें सबसे शुरुआत में पेरेंट पहला क्या है, येलो कलर एंड राउंड शेप। जो येलो कलर का जो क्या हो गया, येलो कलर का कैपिटल वाई आएगा, डोमिनेंट एक नेचर रहेगा, और राउंड शेप का क्या आएगा, कैपिटल आर, और दूसरा जो आएगा ग्रीन कलर का स्मॉल वाई सीड कलर, और रिंकल शेप स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन, इससे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कैपिटल आर का मतलब क्या हो रहा है, आपसे क्वेश्चन ये क्रॉस करवा के पूछेगा, क्रॉस का 3/4 एफ मतलब कि क्या आ रहा है, या कितने कितने फेनोटिपिक रेशियो आ रहे हैं, कितने कितने जीनोटिपिक रेशियो आ रहे हैं, ये आपसे पूछेगा, नीट में क्वेश्चन हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उस टाइम राउंड शेप ना दे करके कोई और भी चीज को, यहाँ पे सीड का शेप दे रखा है, वहाँ पॉड का शेप रहेगा, लेकिन क्वेश्चन डिट्टो सेम इसी पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंस आने वाला है, क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा। क्योंकि यार देखो, हो सकता है अगर आप अभी आकाश का दो टेस्ट या एलन का टेस्ट दो, तो डिट्टो आकाश का एलन का टेस्ट में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि एलन का टेस्ट डिट्टो एनसीईआरटी पे बेस्ड करता है। तो अगर आप एलन का भी टेस्ट दोगे तो एलन के टेस्ट में कभी ये नहीं रहेगा, एलन के टेस्ट में हमेशा ये रहेगा राउंड शेप, रिंकल, और शेप हमेशा सीड का काम करेगा। लेकिन अगर नीट में हो सकता है, नीट का क्या पैटर्न अभी चल रहा है, ऐसा हो रहा है कि नीट पैटर्न कभी भी अपने क्वेश्चन चेंज कर ले रहे हैं, वो थोड़े से एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का ही चीज हो रहा है, बट एनसीईआरटी एग्जांपल उठा करके दूसरे टाइप के एग्जांपल उठा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहना, जब क्वेश्चन वहां मिले तो ऐसा मतलब कि अरे अब ये कहाँ से बने, तो वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना समझ जाओगे। तो हम इस पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट कैन बी रिटन डाउन इन फिगर 4.7। हम अभी देखेंगे फिगर 4.7, मैं भी रीडिंग करके सुना रहा हूँ। शोइंग दैट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट द गैमेट आर वाई क्या था, हमने पहले बोला आर वाई क्या है, राउंड और येलो, एंड स्मॉल आर वाई क्या है, रिंकल एंड ग्रीन, यूनाइट टू फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से हमने क्रॉस करवाया, हमने जब F1 जो हमने क्रॉस करवाया, तो हम क्या पाते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई।
हमने ये पाया, ठीक है। जो F1 जो आ रहा था, जो हमने ऊपर भी देखा, अगर आप ऊपर देखो मेंडल का लॉ देखोगे रहोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में या डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में देखोगे तो उसमें भी यही सिंपल चल रहे थे, टॉल डॉफ का। टॉल और डॉफ का जो कनेक्शन चल रहा है उसमें F1 आ रहा था, जो सारे टॉल आ रहे थे। यहाँ पे भी देखो कि अब जब F1 हमने दो जीन को लेकर के काम कर रहे हैं तो F1 यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर आ गया तो डोमिनेंट नेचर हो गया, और कैपिटल वाई आ गया ये भी डोमिनेंट हो गया। इसका मतलब कि क्या, स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई के अस्तित्व को खत्म कर दिया, मतलब उससे डिस्टेंस ही खत्म है। देखो है बट उसका एग्जिस्टेंस उसके अंदर नहीं है, और डीएनए के अंदर एग्जिस्टेंस दिखा रहा है बट उसका जो मेन ट्रेट्स है, जो सॉरी जो मेन कैरेक्टर दिखाएगा, जो अपना जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर दिखाएगा वो डोमिनेंट नेचर होगा राउंड शेप का और तो आपका येलो सीड का। तो जब हमने F1 देखा तो F1 उसी तरीके से जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने वन जीन के लिए किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो वन जीन के लिए था, सेम यहाँ भी वही F1 के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टू जीन भी दिखा रहा है। तो वेन मेंडल सेल्फ सेल्फ हाइब्रिडाइज, जब हमने वहां पे सेल्फ करवाया था, सेल्फिंग जिसको हमने बोल रहा था F1 और F1 को ही हमने आपस में क्रॉस करवाया था, तो जो आपको पाया जा रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता है कि 3/4 ऑफ F2 प्लांट हैड येलो सीड। देखो यार वहां भी हमने ये 3:1 में आएगा, देखो एनसीईआरटी आगे लिखेगी बात, मैं पक्का बता रहा कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3/4 जो आ रहा है F2 जो प्लांट आपका आ रहा है येलो सीड आ रहा है, 1/4 जो आपका आ रहा है ग्रीन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/4 और 1/4, अगर आप इसमें देखोगे तो क्या रेशियो आ रहा है, 3:1 का आ रहा है। हमने वहां भी वन जिन के अंदर देखा था तो उसके भी रेशियो कितना था, 3:1। भले ही इसका फेनोटाइपिक अलग हो जाए वो अलग बात है, बट फेनोटाइपिक अलग हो जाए क्योंकि आगे जाके आप देखोगे तो इसका फेनोटाइपिक आएगा 9:3:3:1, ठीक है। तो 9 3 12 और 3 1 4, मतलब कि 3:1 के फॉर्म में तब भी आएगा और अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रेटेड इन अ 3:1। मैं पहले बोला कि जो येलो और ग्रीन की सेग्रेशन क्या है 3:1। राउंड एंड व्रिंकल सेड शेप आल्सो सेग्रेटेड 3:1 जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने पहले बोला था कि अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोग देखा था तो उसी टाइप से यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी दिखा रहा है। अब हम नीचे चलते हैं थोड़े, फिगर 4.7 आपका आ गया। देखो देखो यार मैं सिंपल, मुझे ऐसा लगता है कि बायो में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा बताता हूँ। और अभी हम बाद में अगर आप हम देखेंगे बाकी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ज़्यादा जहाँ पे लिखने की जरूरत होगी वहाँ पे लिखेंगे, बाकी अभी कोई इशू नहीं। तो हमने पी जनरेशन जब ले रहे हैं, पी जो पेरेंट जनरेशन ले रहे हैं, पी जनरेशन का मतलब पेरेंट जनरेशन। जब हमने पेरेंट जनरेशन लिया क्या लिया, कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई। रिंकल में क्या लिया, स्मॉल स्मॉल। इन दोनों को जब हमने सेल्फिंग करवाया तो हमें क्या मिला, राउंड और येलो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या मिल रहा है, राउंड येलो, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे F1 जनरेशन आपका मिला राउंडर येलो। अब हमने पनेट स्क्वायर बनाया, मैंने आपको शायद अगर आप रिवीजन देखो, क्लास रिवीजन का है, इसमें कोई पढ़ाया नहीं जा रहा। आप ऐसा मत सोचना है कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है, भाई ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो इसमें मैंने पन्नेट स्क्वायर के बारे में ना बता रखा है क्योंकि पन्नेट स्क्वायर सबको पता होता है कि एक साइंटिस्ट था पन्नेट, उन्होंने एक मतलब कि मेंडल जब ला दिया था उसके बाद जब साइंटिस्ट आया उसने चीज को पन्नेट में डाला एक स्क्वायर के फॉर्म में बना करके, ठीक है। तो उसका नाम हमने पन्नेट स्क्वायर रखा, वही चीज यहाँ भी है। जब इसको हमने सेल्फिंग किया मतलब एक दूसरे को कैपिटल जब बने कि जो जो पेरेंट है पेरेंट को ही हमने जब सेल्फिंग करवाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें जब F2 जनरेशन के अंदर क्या मिलता है, फेनोटाइपिक रेशियो। जब हमने देखो जब हमने F1 जनरेशन के अंदर आप देखो सिर्फ राउंड येलो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सिर्फ राउंड येलो। ग्रीन और रिंकल आ ही नहीं रही, ग्रीन और रिंकल आ ही नहीं रही। बट जब हमने उसको पेरेंट को सेल्फिंग करवाते F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब ग्रीन एंड येलो नहीं आ रही, इसका मतलब क्या कि F1 जनरेशन ब्लेंडिंग स्लो नहीं कर रहा, बेंडिंग स्लो नहीं कर रहा। F2 जनरेशन आप देखना यहाँ पे बेंडिंग, F2 जनरेशन भी बेंडिंग शो नहीं करेगा। हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेंडिंग तो शो करता ही नहीं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेंडिंग शो करता ही नहीं। करता किसके अंदर बेंडिंग शो है, डाई हाइब्रिड के अंदर। आप इसे एक एग्जांपल देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, स्नैपड्रैगन जो डॉग है, स्नैपड्रैगन जो डॉग फ्लावर है, डॉग डॉग स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है आपका, सॉरी, तो वो फ्लावर के अंदर बेंडिंग शो हो रहा था, उसमें पिंक फ्लावर था, उसमें व्हाइट फ्लावर भी आ जा रहा था, है कि नहीं। लेकिन वो तो डाई हाइब्रिड था, लेकिन यहाँ पे मोनो हाइब्रिड में कोई किसी भी तरीके का बेंडिंग शो नहीं होगा क्योंकि आप देखो आप सोच रहे होगे कि राउंड व्रिंकल राउंड व्रिंकल राउंड व्रिंकल, लेकिन यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन भी तो पहले था ना भाई, आप देखना ऊपर का आप देखोगे समझ जाओगे। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब F2 जनरेशन हमने बनाया तो हमने क्या पाया, F2 जनरेशन अगर हमने बनाते हैं तो हम देखें कि यहाँ पे देखो आप ऐसा देखो थोड़ा, हमने इसके और इसके साथ करवाया रिएक्शन क्रॉस, इसके और इसके साथ करवाया, फिर इसके और इसके साथ करवाया, है कि नहीं। अब देखो फिर इसके और इसके साथ करवाएंगे,
ऐसे कर करके हमने जब ऐसे कर करके क्रॉस करवाते गए तो पूरे के साथ हमने जब क्रॉस करवाया तो हम पाते क्या है, हम जो फिनोटाइपिक रेशियो पा रहे हैं वो पा रहे हैं राउंड और जो येलो है वो क्या आ रहा है 9, राउंड येलो कितने आ रहे हैं 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड और येलो कितने आ रहे हैं 9, ठीक है। और राउंड और ग्रीन कितना आ रहा है 3, व्रिंकल और येलो कितना आ रहा है, व्रिंकल और येलो 1 2 3 एंड व्रिंकल एंड ग्रीन कितना आ रहा है 1। तो result of dihybrid cross where the two parent differ in two pairs of contrasting trait, seed color and seed shape are different। हम देख रहे हैं कि अब अच्छा सॉरी हमने एक चीज मैं देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब हमने F1 जनरेशन को अंदर ले रहे थे तो हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। हम जब F1 जनरेशन ले रहे थे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने किया, जब हमने F1 जनरेशन सेल्फिंग करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन है पहले से भी। तो जब हमने दो जीन इसमें यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आ रहे हैं, एक येलो राउंड और ग्रीन रिंकल का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, तो ये किस तरीके का क्रॉस हो रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम जब करवाते हैं टू डिफरेंट पेरेंट्स डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, सीड कलर एंड सीड शेप, तो इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 9 3 3 1। ये हमेशा आप याद रखना 9 3 3 1 इस रेशियो के अंदर आया है। कौन आया है, जब दो जीन, जब आपको एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाए और एग्जाम में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जब दो दिन जो जीन दिया हो और डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया हो रहा हो तो उसमें क्या आएगा 9 3 3 1 के रेशियो में 3:1 में आपका जीनोटाइप बनेगा और फेनोटाइप बनेगा 9:3:1 में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टू जीन आपका यहाँ पे ये तो खत्म हुआ। अब हम दूसरे इसी का टॉपिक देखते हैं। इसी में जो आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वन जीन के अंदर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये था 3 लॉ। अब जो इसका पहला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि इन द डायहाइब्रिड क्रॉसेस फिगर 4.7 और फिगर 4.7 के अंदर डायहाइब्रिड क्रॉस में देखो द फिनोटाइप राउंड येलो व्रिंकल येलो व्रिंकल येलो राउंड ग्रीन ग्रीन व्रिंकल ग्रीन अपीयर इन द रेशियो 9:3:1 के अंदर दिखा गया। Such a ratio was observed for a several pair of characteristics that the Mendel studies। अब बोला कि देखो मैंने पहले बोला ना कि आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे बुक ने बताया राउंड येलो। आप एग्जाम आगे जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो उसमें नहीं दिया जाएगा, दूसरा भी दे सकते हैं हम ट्रेड्स, दूसरे एलिस भी हम रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो बोल रहा है कि जब मेंडल जो था ना, मेंडल एक एग्जांपल आपको समझाने दिए गए और मेंडल ने ऐसा बहुत सारे एग्जांपल लिया तो उसे सेम चीज मिला यही। द रेशियो कितने के अंदर मिल रहा है 9:3:1, डिराइव कॉम्बिनेशन ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन 3 राउंड एंड 1 व्रिंकल। दिस डेरिवेशन कैन बी रिटेन एज अ फॉलो 3 राउंड 1 व्रिंकल 3 येलो 1 ग्रीन, ठीक है। तो जब इक्वल टू हमने क्या देखा कि हम 3 राउंड 1 व्रिंकल में हमने देख रहा तो हमें क्या मिल रहा, हमें मिलता है 9 राउंड 3 येलो एंड व्रिंकल येलो 3 राउंड ऐसे करके। तो बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन डायहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन plant differentiating into two traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call the Mendel of independent assortment। अच्छा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप ऐसा समझो कि जब यहाँ पे हमने चीज को देखा तो ये चीजें इंडिपेंडेंट है भाई, डिपेंड नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। यहाँ पे आप देखो अगर यहाँ पे डिपेंड करना होता तो डिपेंड अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे कुछ और भी ट्रेड्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे बेंडिंग शो कर रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बेंडिंग शो नहीं कर रहा है, चीजें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, एक भी तरीका का बेंडिंग शो नहीं हुआ डायहाइब्रिड के इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब दो पेयर ऑफ ट्रेट को कंबाइन हमने करते हैं द सेग्रेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो डिपेंड नहीं कर रहा, अलग आ रहा है भाई, मतलब इन द डिपेंड मतलब कि येलो था तो सिर्फ येलो आना चाहिए था, जो मतलब कि जो एग्जाम मतलब मैं बोल रहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है समझो, जो डोमिनेंट नेचर का था, डोमिनेंट में कौन था, येलो और राउंड आ रहा था, तो सिर्फ राउंड और येलो आना होता। लेकिन यहाँ पे राउंड और येलो नहीं आया क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, ग्रीन और विंकल भी आ रहा है। इसका मतलब कि मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं टू पेयर लेकर के, तो उसमें जो हम क्या पाते हैं कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही है। आप यहाँ पे देखो यही बात होगी, द पायनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रेशन ऑफ टू पेयर्स। पायनेट स्क्वायर के अंदर आप देखोगे तो इसीलिए होता है पायनेट स्क्वायर बनाया जाता है कि जिसमें आप आसानी समझ जाओ। इसने बोला कि F1 के अंदर आ रहा था राउंड और येलो,
ठीक है। कंसीडर द सिग्रेशन ऑफ वन पेयर आर एंड आर 50% ऑफ द गैमेट। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो 50% ऑफ द गैमेट क्या, अराउंड 50% ऑफ द गैमेट क्या है, येलो है कि नहीं। 50% में ये दोनों आ रहा है, बट डोमिनेंट नेचर 50% का है, तो 50% इनके ऊपर हावी हो जा रहा है। इसी तरीके से आगे जाके बात बोलता है कि यहाँ पे आराम से, यहाँ पे यही बात आगे जाके बोलता है कि इसमें 3:1 के फॉर्म में, मतलब 3/4/1/4 आया, मतलब 75% बट्टा 25% के रेशियो में ये आपका हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देख रहे हैं। ठीक है। अब जो इसका मतलब क्या कि आपका इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल होता है कि जब दो हाइब्रिड क्रॉस को, जब दो डाई हाइब्रिड क्रॉस को, हमने दो पेयर का डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब हमने पैरेंट के साथ रिएक्शन करवाते तो मुझे एक चीज मिला, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को सब सेल्फ करवाते तो F2 जनरेशन के अंदर जो मुझे मिलता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला जो सेम मिलता है 3:1 के अंदर, बट इसका फेनोटाइपिक रेशियो अलग होता है, जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है कि नहीं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया कि येलो था, येलो डोमिनेट कर रहा था, राउंड डोमिनेट कर रहा था, फिर भी येलो डोमिनेट कर रहा था, राउंड डोमिनेट करने के बाद भी ज्यादा उनका नंबर है, बट फिर भी ग्रीन और रिंकल साथ में आए हैं, एक ही आए हैं। इसका मतलब इसका मतलब कि जो डाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीन होता है वो जीन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इंडिपेंडेंट दोनों का ही, दोनों जो चीजें होती है वो आती है। हाँ, भले ही इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ होता है इंडिपेंडेंट, कुछ आते हैं, एक दो आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन इट। देखो, मैंने पहले पढ़ा कि मेंडल 1865 की टाइम पे ये चीज लेकर आया। इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 तक। 1865 में बंदा ने काम किया, बट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं था, मतलब गवर्नमेंट को पता नहीं था, उन्होंने अभी तक किसी चीज को, मतलब कि देखो बता तो दिया होगा, बट ये था कि ऑफिशियली अभी उसका चीज ऐसा आया नहीं था। सबसे पहले कब आता है, अबे थोड़ा नीचे आ जा। देखो आप, सबसे पहले भाई 1 मिनट यार, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखो, तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। क्यों नहीं आया अभी, 1865 ईस्वी तक तो भाई कर दिए थे, बट 1900 ईस्वी तक इनका अनरिकॉग्नाइज मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, उसके पीछे रीजन है कि सबसे पहले तो आपने बायो के अंदर मैथ डाला, मैथ में भी स्टैटिक्स डाल दिए, तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होगी लोगों को समझना। तो फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज। दूसरा तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इजी नहीं था, मतलब कि एक बंदा ने अगर कोई चीज बनाया, डिस्कवर किया, समझा, तो एक दो को बस समझा सकता है, वो उतना ज्यादा ऊपर लेवल तक, पूरे दुनिया लेवल तक पहुंचाना मुश्किल था उस टाइम। एंड हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड, और उनका काम मतलब कि वाइडली पब्लिश जिसके कारण ना हो सका होगा। भाई ये बोल कंफर्म नहीं है, बट कुड बोल रहा है, कुड नॉट, ना हो सका होगा। सेकेंडली इज कंसेप्ट ऑफ जीन फैक्टर, जीन जो सेकेंडली इज कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसको हम फैक्टर बोल रहे हैं मेंडल के वर्ड में। ये बहुत बड़ी बात है कि देखो ऐसा हो सकता है आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर, अभी जो नीट का पैटर्न है उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, तो जीन और फैक्टर, जीन दे देगा, उसको मैचिंग करवाने के लिए कहीं रहेगा तो एक फैक्टर भी दिया हुआ रहेगा। तो मेंडल जो अभी के भाषा में जो जीन हम बोलते हैं, वो मेंडल क्या बोलता था, उसको फैक्टर बोलता था। ठीक है। एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट अनकंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट ऑफ द पेयर ऑफ एलाइज which did not blended with each other and was not accepted by his contemporaries as explanation of the apparently continuous variations in nature। दूसरा चीज, सबसे बड़ी बात यह था कि जो इसके जीन थे वो बोल रहे थे कि देखो जीन जो है ना, वो जो जीन है उसी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें देखो, इसमें आया था, हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हो रहा था कि भैया जीन तो दोनों का अलग अलग है, दोनों का जीन अलग है, और दोनों का जब हमने रिएक्शन जब हम क्रॉस करवाते हैं तो दोनों का जो क्रॉस होता है तीसरा आ जा रहा है, कहीं बन जा रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन था कि जब मेंडल बोल रहे थे कि फैक्टर है, इसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन इस पे डिपेंड ना होकर के कोई तीसरा जीन भी नया, मतलब कि उससे बन जा रहा था दोनों जीन से। तो ये सबसे ये भी एक ड्रॉबैक था उस टाइम, समझना इनको। ठीक है। ये आगे जाके सॉल्व होगा, देखना आगे जाके सॉल्व होगा। इसमें आते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, वो मिलके सब सॉल्व कर लेंगे। थर्डली क्या है कि मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, मैंने पहले भी आपको बोला था जब क्लास का शुरुआत किया था प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, मैंने बोला कि मेंडल ऐसा साइंटिस्ट निकला बायो के अंदर जिसने बायो के अंदर मैथमेटिक्स लाया। तो थर्डली क्या है कि मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। Finally, though,
Mendel work suggested that the factor was discrete unit and he could not provide any physical proof for the existence of factor. देखो सबसे बड़ी बात कि इसने बोल दिया, इस बंदे ने बोला कि फैक्टर कुछ होता है जो कि पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर आता है, बट इसने फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। उस टाइम तक किसी ने देखा नहीं कि रियल में डीएनए कहाँ है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम तक 8065 के आसपास तक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज ना कर पाए थे। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आप खोज नहीं कर पाओगे तो आप डीएनए तक देख नहीं सकते, क्योंकि जो बाकी उस टाइम माइक्रोस्कोप थे वो डीएनए के अंदर तक झांकने की क्षमता उनके अंदर ना थी, उनके अंदर जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर उनके अंदर ना थी। तो ये सबसे बड़ा हुआ। अब देखना इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा तो मेंडल वाला जो चीज है, चर्चे हैं, वो बहुत स्पीड बढ़ते हैं, उसमें बाकी साइंटिस्ट भी काम करते हैं, क्योंकि जब उसमें टाइम डीएनए नजर आता है। तो दूसरा सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहला रीजन क्या था, कम्युनिकेशन नहीं था सही। दूसरा दूसरा इन्होंने जो बोला कि फैक्टर है वो तो डिस्क्रीट यूनिट है जिसको हम बोल रहे हैं स्टेबल है, बट क्या हो रहा था कि इन्हीं का जो लॉ था उसमें एक बार फेलियर हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर अलग आ गया। दूसरा फेलियर इनके साथ, तीसरा फेलियर क्या था, तीसरा फेलियर ये था कि मैथमेटिक्स डाल दी बायो के अंदर, ठीक है, जो कि उस टाइम के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना ही मतलब नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो बायो है ऊपर से आप मैथ डाल रहे हो, ठीक ठीक, थोड़ी अलग। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मेंडल जो वर्क जो सजेस्ट किया और डिस्क्रीट, एक भी फिजिकल चीज प्रूफ नहीं मिला, मतलब इन्होंने डीएनए दिखाया नहीं कि देखो डीएनए कैसे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा, इन्होंने प्रूफ किया फिजिकली। अब बोलोगे कि अच्छा एक बात बताओ, तो फिर इन्होंने पी पे कैसे काम किया, तो पी पे काम किया, बट पी के जीन के अंदर जो और सीड है या पॉड शेप है उसके अंदर किस तरीका से हो रहा है, ये फिजिकल प्रूफ मेंडल के पास नहीं थी। तो तीन ड्रॉबैक है, मतलब तीन कारण मेंडल का जो 1865 से 1900 के बीच में, मतलब इस 35 साल में तीन चीज था जो मेंडल को इस चीज में पीछे रखा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे अब बात यहाँ पे आती है कि इन 1900 पूरे 1900 शादी सॉरी शादी नहीं यार, 1900 साल में थ्री साइंटिस्ट, डिवेरिस, कॉर्नहेंस एंड वॉन टीसरमार्क। देखो तीन साइंटिस्ट थे, डिवेरिस, कॉरिन्स, वॉन टीसरमार्क। इंडिपेंडेंट रिज डिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने पहले मेंडल जो भी काम किए तो उस पे तीन साइंटिस्ट काम कर रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि मेंडल के सब मतलब कि क्या बोलते उसको स्टूडेंट ही रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिया सकता है आपको कि मेंडल का रिजल्ट को रीडिस्कवर्ड कौन किया था, तीन साइंटिस्ट मिलके। देखते हैं, को डिवेरिस, कोरेंस, वॉन टेसरमार्क, वॉन टेसरमार्क, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने फिर से इस चीज को मेंडल का जो मेंडल है, पहले देखो यहाँ पे बोला रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट, मेंडल तो देखा चला गया 1865 में बात हो गया, अब उसने प्रूफ नहीं हो पाया भाई उस बंदे से, ठीक है। 1900 के आसपास तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शायद आया होगा, मुझे भी याद नहीं है, बट आ गया होगा। फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे उस पर, रीडिस्कवर किए। ऑल्सो बाई दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट, देखो मैंने पहले बोला था भाई ये सबसे बड़ी चीज़, कि ऑल्सो बाई दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपिक दैट टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आराम से होने लगा, देखने लगे, सेल डिवीजन जब देखे तो उसके अंदर डीएनए भी दिखने लगा। दिस लेड टू द डिस्कवर स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। और ये क्या किया, सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डबल बन जाते हैं, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं भाई, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे उसमें देखना होगा कि जो अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो उसका नाम ही कुछ और होता है, ठीक है, सॉरी। तो नाम कुछ और होता है, तो देखोगे आप कि सेल डिवीजन ऐसा होता है कि एक एक सेल होता है, सेल के अंदर भाई आपका एक न्यूक्लियस होता है, और उन्हें फिर डिवीजन होता है, तो पहले दो न्यूक्लियस बनते हैं, देन सेल का डिवीजन होता है, दिस वर कॉल्ड क्रोमोसोम। और इसके अंदर जो चीजें रहती है क्या था, क्रोमोसोम था, ठीक है। क्रोमोसोम था, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक कलर बॉडी है, एज दे वर विजुलाइज बाय स्टेनिंग। जब इन्होंने स्टेनिंग डाला तो इन्हें पता चला कि क्रोमोसोम एक कलर बॉडी है। बाई 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कआउट। वाल्टर स्टोनन, सॉरी, हाँ 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 भैया पढ़ा भी दो, बाद में करें 2 मिनट 10 मिनट बाद, सॉरी गाइस।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए कि क्रोमोसोम जो कि कलर बॉडी है एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम का मूवमेंट इन्होंने देखा। ये तीन साइंटिस्ट मिलकर भाई उस टाइम सेल डिवीजन देखे, सेल डिवीजन में इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है। 1902 में इन्होंने दिखाया। और 1902 के आसपास दो साइंटिस्ट और आए, वाल्टर वाल्टर सोटन एंड थियोडेव Theodore Vaury, Walton Sutton and Theodore Vaury noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene। और एक बहुत बड़ी बात देखो, सबसे पहली बात कि क्रोमोसोम को देखा कौन, क्रोमोसोम का बिहेवियर ऐसे करके देखा था कौन, बिहेवियर, तो वाल्टर सूटन और थियोडोर वोवरी थे जिन्होंने देखा था बिहेवियर, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा। वो पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, जिस तरीका का जीन का बिहेवियर उसी तरीका क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्योंकि भाई क्रोमोसोम का अंदर ही जीन है ना। एंड यूज टू क्रोमोसोम मूवमेंट एक्सप्लेन टू मेंडल्स लॉ। ओ देखो, मैंने पहले बोला कि मेंडल का लॉ इसलिए नहीं हो पाया भाई क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी खोज हुई नहीं थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी खोज 1900 के आसपास हुआ, तो उस टाइम इन्होंने काम किया एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ। मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम मूवमेंट दिखाया गया। तो अब हम देखते हैं, अगर बोल रहा है कि रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड बिहेवियर क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। आपने माइटोसिस और मियोसिस देखा होगा। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा होता है तो इसमें देखते हैं लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले जीवन आ रहा होता है, जीवन फेज होता है। जीवन फेज के अंदर ये दोनों सही है। जी टू फेज के अंदर क्या हो गया कि ये इसका भी डबल कॉपी बना, इसका भी कॉपी बना, इसका भी कॉपी, दोनों का कॉपी बना, बीच में आए। और मियोसिस एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि इनके अंदर टीलोफेज, जैसे इनके अंदर दोनों के दोनों ऐसे करके काइनेटोकोर्स लगे पड़ेंगे। काइनेटोकोर्स देखो यहाँ पे लगा। और फिर इसके अंदर क्या हुआ कि एक को यहाँ ऊपर ले गया गया, एक बाहर एक बाहर, एक पहले तो आपस में ही। यहाँ पे देखो आप बहुत अच्छे ध्यान से देखना, आप मैं दिखा दूं। देखो, एक, ये दो हो गए और ये दो हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि पहले इन दोनों का रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है, और इस बार इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो ये दोनों इक्वेशन पार्ट में मतलब कि 50-50 पार्ट इधर हो गया। अब इसका हो गया 50 पार्ट इसका ऊपर गया, 50 पार्ट इसका नीचे आया, इसका मतलब कि बीच से डिवीजन हुआ, ठीक है। देखो बीच से डिवीजन हुआ। अब इन दोनों का भी डिवीजन होगा मियोसिस फेज, मियोसिस टू एनाफेज के अंदर। तो एक सेल बना, जर्म सेल, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप जब देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीन क्रोमोसोम हो गया है, क्रोमोसोम ऐसा था, क्रोमोसोम ऐसा था। इन सारे क्रोमो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के बाद हमने जब देखा तो जर्म सेल कितने बन रहे हैं, चार। इसका मतलब क्या आ रहा है, टू एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, टू एन इज इक्वल टू एन पे काम कर रहा है, नहीं सॉरी, एन स्क्वायर पे काम कर रहा है, एन स्क्वायर पे काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही पे आता है कंपेरिजन। अच्छा, कंपेरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और जीन के अगर आप देखोगे तो आप देखना, इसको पढ़ लेना, ठीक है, कोई भारी बात है नहीं। तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 के अंदर आप क्या देख रहे हो कि दो क्रोमोसोम थे भाई, वो दोनों खुद के अंदर अलाइन हो रहे हैं, मेटाफेज में इंडिपेंडेंटली ईच अदर दोनों हो रहे हैं। और उसके बाद फिर एनाफेज 2 के अंदर जब जा रहे हैं, एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 के अंदर जा रहे हैं, तो वो दोनों जो अलग अलग क्रोमोसोम हुए थे उनका भी बीच के अंदर डिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये थी ऐसे करके, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अपना यहाँ तक का आराम से खत्म, ये नहीं होगा अभी, इस पे अभी और भी हमें पढ़ना होगा। एक मिनट रुक जाना यार, सॉरी, एक सेकंड। अच्छा, तो इस पे हो गया, ये तो हम लोग देख लिए। क्रोमोसोम वाला जो पूरा था हमने तो इस पे देख रखा है कि नहीं। अब देखो, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है, आपको भी, आप भी बहुत अच्छे से देख सकते हो कि सेम्पल एनाफेज ये है, जर्म सेल बन रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि भाई जो पहले से चला आ रहा है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, जो चला आ रहा है सेम यहाँ तक भी आ रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये था। तो अब देख लेना, इसमें कोई इसी आराम से इस पे काम किया गया, देखा गया कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों को देखना, यहाँ पे देखा गया कि जो आपके सूटन एंड बोबरी थे आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सिग्रेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। यहाँ बोल रहे हैं कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है, एक साथ जब पेयर हो रहे थे, देखा अपने ऊपर एनाफेज 1 के अंदर जो आप देख रहे हो कि जो एक साथ पेयर हो रहा है, और एनाफेज 2 के अंदर जब सेपरेशन देख रहे हो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, तो उसमें क्या लिखा है कि वो जो क्या करता है, वो लीड कर रहा है सिग्रेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। जो फैक्टर जो जीन है उनके अंदर, वो उसको सिग्रेट कर रहा है, उसको बांट रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो सूटोन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सिग्रेशन विद मेंडल प्रिंसिपल। तो सूटोन जो उन्होंने देखा
जो क्रोमोसोमल सिग्रेशन उन्होंने पढ़ा, उसको मेंडल प्रिंसिपल से, मेंडल भी बंदा क्या बोल रहा है, मेंडल बोल रहा है कि एक जीन है जो कि एक फैक्टर है जो कि पेरेंट्स से प्रोजीनी के अंदर है। इसका मतलब क्या, कि जो पेरेंट्स का जो जीन होगा वो डिवाइड होकर के, वो अपना डिवीजन होकर के पेरेंट्स का, मतलब एक फादर का एक मदर का, दोनों जीन, दोनों सामने, दोनों जीन ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन वो दोनों जीन का 50-50 यहाँ ऐसे करके मिला और फिर एक नया क्रोमोसोम का नया क्रोमोसोम बना, लेकिन दोनों का जीन का डोमिनेंट नेचर, अब जिसका डोमिनेंट नेचर जो रहेगा उसका ज्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स होगा, बट दोनों आ रहे हैं। तभी बोला है कि जब क्रोमोसोम का सिग्रेशन हो रहा है, जब वहां पे आप एक सोचना कि जब एक बंदा का एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम आता है, फादर से एक क्रोमोसोम आया, मदर से दोनों क्रोमोसोम आके, तो वहां पे क्या हो रहा है, सिग्रेशन हो रहा है कि नहीं क्रोमोसोम का। तो सिग्रेशन जब हमने देखा इस मेंडल प्रिंसिपल के साथ जुड़ करके, तो हमें समझ में आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, समझ में आया। हाँ, अब एक एग्जांपल आप देख लो, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस एंड मॉर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनका नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो यहाँ जितने साइंटिस्ट का नाम इस ग्राउंड इसके अंदर दिया वो एकदम याद रखना। जो थॉमस हंट मॉर्गन आता है और उसके जो कलीग हैं, उन्होंने एक साथ एक ड्रोसोफिला मिलैंगोस्टर के पर काम किया, ड्रोसोफिला मिलैंगोस्टर पे काम किया, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही हम ज्यादातर क्रोमोसोमल बिहेवियर देखेंगे, आज सेक्सुअल के अंदर भी होगा, दोनों के अंदर होगा, लेकिन इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे देखा। मॉर्गन किस पे काम किया, टीनी फ्रूट फ्लाइज, द फ्रूट फ्लाइज, इसका नाम था ड्रोसोफिला मिलैंगेस्टो, मिलैंगो मिलैंग मिलैनो, सॉरी यार, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे काम किया इन्होंने, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी, दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू 2 weeks एंड सिंगल मेटिंग could produce a large number of progeny fly and there was a clear differentiation of male and female। देखो जब इन्होंने मेल और फीमेल को जब इन्होंने देखा, तो मेल और फीमेल के अंदर इन्होंने टोटल डिफरेंशिएशन देखा क्रोमोसोम का, इन्होंने देखा आराम से, किसके अंदर देखा, तो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर के अंदर इन्होंने देखा। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सी विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आप देखो मेल छोटा हो रहा है, फीमेल बड़ा हो रही है कि नहीं, ये सबसे बड़ी देखने के लिए मिल गया। आप उसके बाद इन्होंने जब क्रोमोसोम, आप इन्होंने जब पावर ऑफ लो माइक्रोस्कोप से इन्होंने आरसी देखा, तो इन्हें बहुत सारे वेरिएशन उसके अंदर नजर आए। अब देखो भाई, मैं इस बात को यहीं तक खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम इस पे ही देखेंगे, इसी पे, इस जो हमने पढ़ रहा था उसी पे, उसका अगला टॉपिक रहेगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब, मुझे लगता है 1-2 क्लास और चलेगा, थोड़ा यार मुश्किल है, इतना आसान से नहीं होता खत्म भाई, जेनेटिक्स चल रही है। तो आप देख लेना, आप जो जो समझ में आ जाए एक बार को आप अच्छे से फिर से वापस करके देखना, टू एक्स पे देख लियो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया पूछ लियो भाई, ठीक है। और कोशिश ये करो कि एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ाई करो, क्योंकि एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं यार हम लोग अगली वीडियो में, है कि नहीं। चलो बाय।